तो सवाल आया है अपने किसी साथी का कि मोर्चे में हम कैसे जुड़े, यानी कैसे माने कि जुड़ गए हैं, और मोर्चे का अध्यक्ष कौन है, जनता सरकार मोर्चा का अध्यक्ष कौन है, ये सवाल आया। तो उठा ले, कह दे, बता दे, बाद में कर लेंगे। तो सबसे पहली बात, जिस दिन ये मोर्चा बना था, बल्कि आज आप नए सदस्य के रूप में यदि अपने आप को मानते हो, तो आज ये आपसे भी सवाल पूछ रहा हूं। भाई ये इको थोड़ी की आवाज ठीक करो इसकी। तो ये मैं आपसे भी पूछ रहा हूं, हमने जब मोर्चा बनाया तो 20-21 लोगों ने बैठ करके इसके ऊपर चर्चा की और ये कहा कि यार देश में कोई भी व्यक्ति आता है, थोड़ा बहुत लोगों को जगाता है और बाद में फिर किसी न किसी दिशा में मुड़ के अपना दूसरे एंगल से कुछ और करने लग जाता है। तो क्या हम कुछ लोग ऐसा काम कर सकते हैं कि एक टॉर्च बियरर के तौर पे काम कर सकें? टॉर्च बियरर मतलब जैसे कोई आगे आगे चलने वाला कोई बैटरी वाला बंदा है जो पीछे वालों को बता रहा है कि देखो इधर कुआं है, इधर खाई है, ये दीवार है, ये रास्ता ठीक है, ये रास्ता खराब है। वो टॉर्च बियरर बनने की दिशा में हम काम कर सकते हैं क्या? कुछ साथियों ने कहा कि राजनीति की ये बिना बात नहीं बनेगी, सत्ता हमारे हाथ में जब तक नहीं होगी तब तक व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगा। मैंने कहा, मैंने एक और बात कही कि सत्ता आपके पास आ गई, सत्ता आने के बाद कौन एमएलए है जो उसकी विधानसभा में पड़ने वाले 2.5 लाख या 2 लाख वोटर्स की उम्मीदों पर खरा उतर सकता है कोई आदमी ऐसा जो 2-2.5 लाख लोगों से संपर्क सीधा कर सके? यार आप अगर 5-7 हजार हो जाओ तो हमसे वही नहीं संभल रहे, उन्हीं से बात नहीं कर पाएंगे। लाखों लोगों से कैसे बात कर लेगा कोई? आपको चीजों का कितना ही पता हो, आप किसी भी पद पर बैठे हो, जब तक आपका कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं है, आप आखिरी आदमी तक उस बात को पहुंचाने की पोजीशन में नहीं हो, आप किसी भी पद पे चले जाओ, कुछ नहीं होगा। हमारा मतभेद हुआ। उन्होंने कहा कि सत्ता परिवर्तन जरूरी है। मेरा विचार था कि सत्ता परिवर्तन इसका एक जरिया मात्र हो सकता है, सिर्फ एक छोटा सा स्टेप। जैसे इस कार्यक्रम को आयोजन करने में बहुत सारी चीजों का समावेश करना पड़ा है। गद्दे आए हैं, मैट आया है, लाइट की व्यवस्था, साउंड की व्यवस्था, जनरेटर की, भोजन का बनाने वाले सामान की, गैस या लकड़ी की, उसमें से कोई एक चीज सत्ता परिवर्तन है। बस आप उसे गैस मान लो, लकड़ी मान लो, भोजन का कच्चा माल मान लो या पका हुआ मान लो, लेकिन वो ट्रेनिंग नहीं है, पूरी ट्रेनिंग नहीं हो सकती, यानी वो पूरा व्यवस्था परिवर्तन नहीं है। व्यवस्था परिवर्तन तो तब होगा जब इन नेताओं की वो बात पूरी तरह से लागू हो जाए कि जनता जनार्दन है। जनता को वो जनार्दन बोलते हैं जब चुनाव आता है, और फिर वो ही जनार्दन पीछे पीछे घूमता है बेचारा, माई बाप करता हुआ उसी के पीछे। इसीलिए हम कहते होते हैं कि हमारे देश में चुनाव 2 चरणों में होते हैं। चुनाव से पहले नेता आपके चरणों में होता है और चुनाव के बाद आप उसके चरणों में होते हैं। 2 ही चरण है बस यहां है। तो ये इस 2 चरण से बाहर कैसे निकालें? एक चरण परमानेंट कैसे बनाया जाए कि नेता ही जनता के चरणों में रहे, क्योंकि मालिक तो जनता है और जनता को पता ही नहीं कि मैं मालिक हूं। सबसे कमाल की बात यह है, वो उसको मालिक सोच रही है, वो उसको कह रही है कि माई बाप ये करवा दो। उसको इस बात का खतरा होना चाहिए कि तुमने अगर इस आदमी की बात नहीं सुनी, एक भी आदमी की, मैं कह रहा हूं एक भी आदमी की, गांव का एक भी आदमी है ना, उसने कोई बात लिख कर दे दी अपने विधायक को या अपने सांसद को, मान लेते हैं वो बात गलत है, तो सांसद या विधायक उस कागज पे वापस लिख सकता है ना कि भैया जो तुमने डिमांड करी है ये गलत है, ये इसलिए गलत है, ये पूरी नहीं हो सकती। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि वो सुने ही ना? और ये हो रहा है, आपकी कोई सुनवाई नहीं।
पुलिस महकमे में आपकी सुनवाई नहीं, बिजली महकमे में आपकी सुनवाई नहीं, स्कूलों में चले जाओ, अस्पतालों में चले जाओ, आप कहीं चले जाओ, कहीं सुनवाई नहीं। यह कैसे हो सकता है कि आपकी कहीं भी सुनवाई ना हो? इसलिए फिर हमने ये सोचा कि भाई आप लोगों को जो लगता है आप करिएगा, हम 2-3 शर्तों पे इस मोर्चे को चला सकते हैं साथ में अगर चलना है तो। ये शर्तें हमने पहले दिन रखी थी, पहले दिन। अब आप बताइएगा, मैं तो देखो उन पे परमानेंट फिक्स हूं, मैं तो उन पे। पहली पॉइंट ये था कि इस मोर्चे का कभी कोई प्रधान नहीं होगा। ना तो मैं स्वघोषित प्रधान हूं, ना मैं किसी का बनाया हुआ हूं, मैं हूं ही नहीं, मैं भी नहीं और कोई भी नहीं हो सकता। ठीक है ना? तो इसका कभी कोई हो ही नहीं सकता। मोर्चा मतलब एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे कोई भी संगठन या अलग अलग संगठन, कभी अकेला संगठन, कभी 2 संगठन, कभी 50 संगठन आकर के अपनी बात रखेंगे कि हमें इस दिशा में काम करना है, और जिस संगठन के व्यक्ति का वो विचार होगा कि ये करना है, वही उसको लीड करेगा। समझ गए ना? मेरा जो संगठन है वो निडर है, किसी को पता भी नहीं है, क्योंकि मैंने अपने संगठन के लिए कभी काम किया ही नहीं। मैंने मोर्चे के लिए ही काम किया है, मैंने लोगों के लिए काम किया, मेरे संगठन के लिए तो मैंने कभी काम किया नहीं। निडर मतलब NIDER, नेशनल इंटीग्रेशन फॉर डेमोक्रेटिक एजुकेशन एंड रिसर्च। कहीं आप ये सोचते हो ना डरने वाला लीडर, वो भी आता है इसमें निकल के। नेशनल इंटीग्रेशन फॉर डेमोक्रेटिक एजुकेशन एंड रिसर्च, निडर GSM। तो हमने कहा कि आप अपना संगठन बढ़ाएंगे, जैसे आप जितने लोग यहां आए हैं, आपका कोई भी संगठन है, आप उस संगठन के पदाधिकारी हो, प्रधान हो या कुछ भी हो, तो आप यहां से जाने के बाद अपना ही संगठन बढ़ाएंगे। मोर्चे में मान लो मैंने एक कॉल दे दी कि हम ये करना चाहते हैं, और आपका संगठन उस कॉल के खिलाफ है, तो आप पीछे हट सकते हो, पूरी आजादी है, कोई दिक्कत नहीं। समझे ना बात? संपूर्ण आजादी। आप यहां बैठे हो, आपको किसी नियम में किसी ने नहीं बांधा है, आप आए भी अपनी मर्जी से हो और आप जाओगे भी अपनी मर्जी से। इस मोर्चे का भी यही नियम है, इसमें ज्वाइनिंग की कोई कंडीशन नहीं, कोई फीस नहीं, कोई फॉर्म नहीं, कोई अप्रूवल नहीं, कोई सर्टिफिकेट नहीं, कोई हां नहीं, कोई ना नहीं। अपनी मर्जी से जब मर्जी आइए, जब मर्जी मत आइए, जब मर्जी चले जाइए, जब मर्जी इस्तीफा दे दीजिए, जब मर्जी ज्वाइनिंग कर लीजिए, 2 बार दे दीजिए, 3 बार कर लीजिए, जैसे आपका जी करे वैसे करिए, अपने को कोई टेंशन नहीं। हाँ, एक कम्युनिकेशन सिस्टम हम लोग बना रहे हैं, वो अलग है, वो अभी आएगा आपके सामने थोड़ा टाइम के बाद, 500 की ट्रेनिंग से पहले या बाद में आपके सामने वो कम्युनिकेशन सिस्टम आ जाएगा कि हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कैसे करेंगे। लेकिन हमने तय किया कि हम टॉर्च बेयरर का काम करेंगे। उन लोगों ने कहा कि राजनीति तो करनी पड़ेगी, हमने भी कहा कि बात आपकी सही है, सामाजिक होने के बाद राजनीतिक होना भी पड़ेगा, क्योंकि राजनीति के लोगों के पास बहुत पावर है। कम से कम इतनी पावर तो है कि हम जब बैंक वालों से पूछ रहे हो कि हमारे सवालों का जवाब दे दो, और पुलिस वाले लठ लेकर आ जाएं, तो कम से कम राजनीति वाला इतना तो बोल ही सकता है SP को फोन करके कि ये अपने लोग हैं, इन पे हाथ उठा दिया तो खैर नहीं तेरी। और अगर पुलिस वाले हमारे को डंडा ना मारें और हमारे ऊपर गलत कार्रवाई ना करें, मतलब क्या FIR ना करें, तो पूरे भारत में किसी की भी प्रॉपर्टी नीलाम नहीं होगी, ये तो तय है, क्योंकि आदमी को जागरूकता आ जाएगी। और ये राजनीति इसका एक बड़ा अहम रोल है राजनीति का। तो अब राजनीति में यदि चला गया वो आदमी जो मोर्चे में आगे खड़ा है, मान लो मैं चला गया, ये और साथी जो दौड़ रहे हैं, जितने भी अलग अलग जगह पर कार्यक्रम करके बात कर रहे हैं, अगर ये राजनीति में चले गए तो अगली बार उनको फिर बनना है, क्योंकि एक बार बनने के बाद अलग ही मतलब वो होता है सुरूर, हमने देखा है।
गाड़ी सरकारी, नौकर सरकारी, पीए सरकारी, कोठी सरकारी, सब कुछ, तो कुछ भी तो करना नहीं होता है। च्यों च्यों करते निकलते हैं, सब सलूट मारते हैं, चारों तरफ सलूट लगते हैं, रेड कारपेट बिछा होता है, माननीय माननीय चलता है सारा दिन। तो वो जो अंदर माननीय माननीय पूरा दिन जो आदमी को भर देता है, वो छोड़ना थोड़ी चाहेगा यार दोबारा से, कि इस जगह से दोबारा जाना नहीं है भाई। चाहे फिर अपने लोगों को काटना पड़े, चाहे फिर झूठ बोलनी पड़े, दंगे करवाने पड़े, कोई मरवाना पड़े, खरीदना पड़े, पैसे लूट मचानी पड़े, चुनाव में धांधली करनी पड़े, फिर वो कुछ भी करने को तैयार हो जाएगा, क्योंकि उसे बने रहना है उस कुर्सी पर। उस बने रहने की लड़ाई फिर असल लड़ाई को धीमा कर देगी या खत्म कर देगी, मुझे ऐसा लगता है। इसीलिए मैंने चिल्ला चिल्लाकर पहले दिन से यह कहा कि भैया राजनीति इसमें हिस्सा है, पर अपनी गारंटी है अपन कभी चुनाव नहीं लड़ेंगे। आपके पास कोई ऐसा समाधान हो कि बिना चुनाव लड़े कुछ बना जा सके तो देख लो, वो है नहीं, तो अपने को चाहिए नहीं, इसका मतलब कुछ भी आपसे, मतलब अपने को वोट वगैरह का छीन नहीं, लेकिन समाज में अच्छे लोगों की तो कमी नहीं है। और जब हमको भी किसी ना किसी को वोट करनी, या आपको भी करनी, या तो हम वोट का इतना बड़े व्यापक रूप में वोट करने को रिजेक्ट कर दें, उसका बहिष्कार कर दें, वो भी संभव अगर नहीं है, तो फिर इसका मतलब है कि हम लोगों को वोट करनी ही है, तो फिर किसी अच्छे आदमी को करें। अब अगर अच्छा आदमी वोट काटने का ही काम करता है, तो अल्टीमेटली हम उन्हीं का काम कर रहे होते हैं। जब तक इस बात का हमको श्योरिटी नहीं होता कि वाकई में समाज जाग गया है, तब तक तो कम से कम इस वोटिंग वाली राजनीति से हमको भाई अपनी जयराम जी की है। अगर अपने गांव में समझे हुए 10 लोग, समझे हुए, ना गुंडागर्दी करके किसी से वोट मांगेंगे ना कुछ भी, वो नहीं होंगे, तब तक क्या फायदा है। और समझे हुए भी उस लेवल के कि दुनिया को लगे कि यार इस आदमी की बात को अगर नहीं माना, तो ये तो सारे जेन्युइन सबकी बात कर रहे हैं ना। एक आदमी सिर्फ अपनी जात की कर रहा है, एक आदमी अपनी पार्टी की कर रहा है, एक आदमी सिर्फ तब साथ दे रहा है जब सिर्फ आप उसको जिता रहे हो, एक आदमी हारने के बाद भी आपकी मदद कर रहा है। तो ऐसे जेन्युइन लोग जब तक समाज में खुद से निकल कर नहीं आएंगे, तब तक तो ये लड़ाई, ये आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा। कल मैंने आपको बताया था, अपन ने तो इसके लिए 14 साल कैलकुलेट करके रखे हुए हैं कि 14 साल से पहले तो हम परमात्मा से भी नहीं कहेंगे कि यार इतना कर लिया, अब कुछ तो समाधान की तरफ दिशा दिखा दो ना। अपना काम कर रहे हैं यार, सेना इकट्ठी कर रहे हैं बंदर बंदर से अपने, भालू बंदर इकट्ठे हो रहे हैं अपने जंगल में जाके, शेर भी है कि नहीं भाई। हम अपनी सेना कि जिन लोगों को लगता है कि यार ये वाला रास्ता सही रास्ता है, वो आओ बस, खाली बाकी के अपना काम करो जैसे कर रहे थे, क्या दिक्कत है। ट्राई मारने के लिए आए थे, ट्राई मार ली, आदमी गलत है तो छोड़ो, सही है तो आ जाओ, सही है तो जुड़ गए। जितना सीखा जाए सीखो, जितना जाना जाए जानो, एक दूसरे से संपर्क बनाओ। कल को लगे देवेंद्र गलत काम कर रहा है, इन लोगों को लेके चले जाओ, कोई चक्कर नहीं, अपने पास तो 14 साल है, टेंशन नहीं। फिर आओगे कोई और देखोगे कि यार यही ठीक थे, कोई दिक्कत नहीं अपने को। इसलिए ना तो मोर्चे में कोई अध्यक्ष है, ना आपकी कोई ज्वाइनिंग है, ना आपकी कोई इस्तीफा है। फिर कैसे माना जाएगा कि आप मोर्चे में जुड़ गए हो? केवल एक रास्ता है, आप अपने गांव पर, अपने समाज पर, अपने पड़ोस पर, अपने परिवार पर, अपने ऊपर काम करना चालू कर दो, आप मोर्चे से जुड़ गए हो। सीधी सी बात है। बहुत से लोग हैं जो इस ट्रेनिंग में पहली बार आए हैं, और जो वीडियो सुनकर उन्होंने अपने जीवन में बदलाव पहले से ला दिया। कितने लोग हैं ऐसे जो आने से पहले बदल चुके हैं आपका? और देखो यार, मान लो 100 लोग तो आप में से कम ऐसे हैं जो मोर्चे की पहली ट्रेनिंग में आने से पहले जीवन में बदलाव आ चुके हैं। तो मतलब आप पहले ही चुके हो भैया, इस ट्रेनिंग की जरूरत नहीं थी आपको। और आप यहां नहीं भी आते तो जुड़े ही हुए हो। वाइब्रेशन बहुत बड़ा काम करती है, एनर्जी बहुत बड़ा काम, आपकी घर पे बैठे दुआएं बहुत काम करती हैं। ऐसा ये देखो ना, पुराने टाइम पे जब यज्ञ होता था या युद्ध होता था, तो युद्ध उधर चल रहा होता था, शहर में, नगर में, गांव में लोग यज्ञ कर रहे होते थे, ठीक है ना।
और कोई सोच रहा है अगर कि सैनिक जो है वही महत्वपूर्ण है, अरे उन सैनिकों का पेट खराब कर दे ऐसा रसोईया तो सेना का ही दुश्मन हो जाएगा। उनको स्वस्थ रख दे ऐसा रसोईया भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना महत्वपूर्ण लड़ने वाला है। और युद्ध मैदान में घायल लोगों को लेकर जाने वाला अस्पताल तक या उनका उपचार करने वाला भी उतना ही महत्वपूर्ण है। उनके लिए पानी प्रोवाइड करना, रसद प्रोवाइड करने वाला व्यक्ति भी सेना का उतना ही महत्वपूर्ण सिपाही है। तो जब हम सही नीयत से, बढ़िया तरीके से जब हम अपने ऊपर काम करना चालू करेंगे और अपने पड़ोस पर काम करना चालू करेंगे तो आप जुड़ गए। हाँ, अपने को मान लो किसी को जुड़ना है मेरे से, वो अलग कहानी है। उसके लिए एक साथी ने पूछा भी था कि एजुकेशन के लिए हम अपने बच्चों को वहां भेजना चाहते हैं, जो अपना शिष्य कुल है, जो कॉन्सेप्ट हमने कल दिया था आप सब लोगों को, और बहुत से लोग अलग अलग जगह से देखना चाहते हैं। उसकी पहली कंडीशन है, पहली कंडीशन हमसे जो मेरे से जुड़ने की तो पहली कंडीशन है कि एजुकेशन वाली 13 ट्रेनिंग कंप्लीट, बेसिक ट्रेनिंग घर पे करके उसको कंप्लीट करके रखा होना चाहिए बंदा। 13 ट्रेनिंग, अगर आप अनपढ़ हो तो अपने बच्चों से लिखवाओ, वो लिखी होनी चाहिए आपके पास। वो दस्तावेज है, एक ऐसा दस्तावेज जो आपके गांव को 100% रोजगार देने की नींव बनाएगा। आपके गांव को, मतलब ये ऐसे दस्तावेज नहीं है, वो ट्रेनिंग ऐसी वैसी नहीं है। किसी ने करी है? यहां बैठा है कोई? अगर बैठा है कोई, करिए, हाथ खड़ा करो जिसने वो ट्रेनिंग करी है। 13 ट्रेनिंग जिसने एजुकेशन वाली कंप्लीट कर ली, एक ही है बस? दो और है? वीडियो देखी है? वो कंप्लीट करनी है, वो लिखनी है। कैसे लिखनी है वो उसमें, आप अगर वीडियोस देखोगे यूट्यूब के ऊपर तो हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वीडियोस लिखी है कि एजुकेशन की ट्रेनिंग कैसे करनी है, ये लिखा है उसमें, कैसे करनी है। सिर्फ सुनना नहीं है, वो ट्रेनिंग आपको कंप्लीट करनी है। कैसे करनी है वो मैंने उसमें वीडियो में दिया हुआ है, ठीक है? वो जब हो जाएगी, जितने लोगों की वो बेसिक ट्रेनिंग हो जाएगी, उन लोगों को फिर मैनुअल ट्रेनिंग दूंगा एजुकेशन की, सामने बैठकर ऐसे ही, उससे अगली स्टेप की, कि वो तो बेसिक स्टेप है, वहां तक तो सबको पता होना चाहिए। वो स्टेप आपको बताएगा कि देवेंद्र बल्हारा क्या है, क्या करना चाहता है, उसका सपना कैसे पूरा होगा। अभी आपको क्या लगता है जब मैं वीडियोस में यहां बोलूंगा या जब मैं यहां स्टेज से बोलूंगा तो आपको मेरी बातें, कई लोगों को, बहुत से लोगों को, बाहर भी दूसरे और लोगों को भी ऐसा लगता है कि जैसे अतिशयोक्ति कर रहा है ये, जैसे ये कुछ ज्यादा ही बोल रहा है, ऊपर की बोल रहा है कि 14,000 बच्चे, 20,000 बच्चे, कितनी जमीन चाहिएगी, कितने दिन में संस्थान तैयार होगा, उसको पढ़ाने के लिए लोग कहां से आएंगे, है ना? ये सब बातें उनके दिमाग में आएंगी। 2016 से रिक्रूटमेंट कर रहा हूं उनका मैं, किसी को पता नहीं है रिक्रूटमेंट पहले हो रहा है कि ये छांट रहा हूं, ये अपने को मात्र 700-800 लोगों की जरूरत और है जो वहां उस संस्थान के लिए चाहिएंगे। और वो 700-800 लोग एकदम होंगे, ऐसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वो अगले 1 साल के अंदर पूरे तैयार हो जाएंगे, अगले 1 साल तक 2000 लोग ऐसे तैयार आराम से हो जाएंगे। अब आप सोचो, एक ऐसा संस्थान जहां आपको वहां काम करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को, देखो कमाल की बात, वहां काम करने वाला कौन होगा? कुछ लोग सोचेंगे वहां टीचर, मतलब वहां प्रिंसिपल, गेटकीपर, टॉयलेट साफ करने वाला, किचन में काम करने वाला या टीचर, उनकी सैलरी या उनके उस किसी चीज में कमी होएगी? कुछ नहीं, सब बराबर पैरेलल। प्रिंसिपल की भी उतनी तनख्वाह होएगी जितनी मास्टर जी की होएगी, या जितनी चपड़ासी की होएगी, या जितनी गेट कीपर की होएगी। हम तनख्वाह के हिसाब से इज्जत देते हैं ना। अगर आप पैसा देखकर इज्जत देते हो तो भैया बराबर तनख्वाह है। अब आप चपड़ासी बोलेगा प्रिंसिपल को, तेरे में ज्यादा क्या है, तनख्वाह तेरे बराबर लेता हूं, ज्ञान तेरे बराबर है, काम ही तो ये कर रहा हूं बस, क्योंकि मैंने चुना है। मैं इस काम को चुनना, जो चुनेगा कि मुझे ये काम करना है। आप वहां झाड़ू मार रहे हो तो प्रिंसिपल के बराबर तनख्वाह है, तो प्रिंसिपल झाड़ू मारने वाले के साथ बदतमीजी नहीं कर सकता कि तेरे पास क्या है फालतू, बराबर लेता हूं भाई, है?
और ज्ञान भी बराबर है, क्योंकि वही ट्रेनिंग करके तू आया, वही ट्रेनिंग करके मैं आया हूं। बात ये है ना, क्योंकि हम लोगों ने ऊंचा नीचा बना दिया ना सबको। इसके पास पीएचडी की डिग्री है, इसके पास मास्टर्स है, ये ग्रेजुएशन पढ़ा हुआ, ये अनपढ़। कुछ लोग हमको कहेंगे अजी हम तो अनपढ़ आदमी हैं। तो अनपढ़ होना कोई पाप है? अनपढ़ होना तो आज के टाइम में वरदान है। पढ़े लिखे ही तो सबसे बेवकूफ है। जो डिग्रीधारी है वही, इन्होंने तो सत्यानाश करा है पूरे समाज का। या नौकरी करने वाले या फिर डिग्रीधारी। पढ़ा लिख जो अनपढ़ आदमी है वही तो बचा रहा है इस देश को, अभी तक बचाया ही उसने हुआ है। ये खेती के 3 कानून बचाने वाले वो सारे के सारे लोग अगर पढ़े लिखे होते ना। भाई एक बात देखो, आपको लठ मारने वाली पुलिस, आपको लूटने वाला न्याय तंत्र, आपको बीमार करने वाला मेडिकल तंत्र, आपकी संसाधनों को लूटने वाले ये सांसद विधायक लोग, ये पूरा तंत्र आप लोगों को कुछ भी अच्छा देना चाहेगा क्या? मैं तो नहीं मानता वो कुछ भी अच्छा देना चाहेगा, मतलब ही नहीं है भैया। लेकिन प्रौढ़ शिक्षा केंद्र खोले, आपको पढ़ाएंगे हम। क्यों पढ़ाएंगे? मालूम है क्यों पढ़ाएंगे? अनपढ़ आदमी के खेत में चले जाओ और डीसी कह दे ये आदेश आया है, अनपढ़ आदमी वहीं पड़ा लठ उठा लेगा। तेरी साले आदेश की ऐसी तैसी, मैं मालिक हूं, कब्जा मेरा, इतने सालों से रह रहे मेरे पुरखों की जमीन, तू कौन होता है आदेश जारी करने वाला यहां? अब पढ़ा लिखा, अब उसका बेटा पढ़ा लिखा है, वो कहेगा यार पढ़ के सुनाओ। हाँ यार पापा एसडीएम का आदेश है। अरे पिताजी तो तहसीलदार का, तो फलानी कोर्ट का आदेश है। अरे उस कोर्ट को तनख्वाह कहां से मिल रही है भाई? और जज अपने घर पे नोट छाप रहा है क्या? हमसे ही ले रहा है ना तनख्वाह। वो मालिक हो गया देश दुनिया का, उसको सब पता, वो सत्य की मतलब पराकाष्ठा पे बैठा आदमी है, परमात्मा का आदेश देने वाला थोड़ी ना है, या गलती नहीं कर सकता। या तो एक काम करो इस देश में कि लोअर कोर्ट ने जो फैसला दिया है, ऊपर वाली कोर्ट अगर उसको बदले तो जज को नौकरी से हटाकर सारी तनख्वाह वापस लो। कि तू हरामी, तेरे को फैसला करना नहीं आता? जब तेरे से बड़ी कोर्ट ने उसको वापस कर दिया तो मतलब तेरे को फैसला करना नहीं आता, इसका मतलब तो गलत है कि सही है भाई? भाई न्याय तो एक ही होगा ना। न्याय के 3-4 फैसले कैसे हो सकते हैं? न्याय का तो एक ही फैसला होगा। अगर न्याय करना चाहते हो, नाम न्यायालय रखा हुआ है और पूरा अन्याय किया जा रहा है, तो यह बात आप लोगों को समझ में किसको आएगी? जिसने डिग्री नहीं कर रखी। इसलिए हमारे लिए तो मैं तो बड़ा स्पेशल मानता हूं उन लोगों को जो नहीं पढ़े, कि भाई ये आदमी के बात समझ में आ जाएगी, मेरी वाली बात तब से ऐसे आएगी, मेरी वाली बात समझ में ही उनको आती है जिनकी अक्ल अभी बची है, जो अभी ब्रश नहीं करते हैं, जो मतलब टीवी नहीं देखते हैं, जो मोबाइल चलाना जिनको नहीं आता है, जो किताबें कचरा नहीं पढ़ते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टियों के पीछे नहीं भागते हैं, उनको टक से समझ आ जाएगा। जिनके निहित स्वार्थ हैं, जिनके अपने स्वार्थ उनमें निहित हैं इस पूरे काम में, उनको नहीं आएगी बस अपनी बात समझ में। तो इसलिए क्या होगा, लोग आएंगे अपने स्वार्थवश, अपना कोई, देखो आप यहां आए हो ना, मेरे लिए नहीं आया है यहां कोई भी, और ना यहां मैं आपके लिए आया हूं। सीधी सी बात है भैया जी, कोई फालतू की लाग लपेट चोरी चपाटा कुछ नहीं है। मैं यहां आपके लिए नहीं आया हूं। मुझे यह काम लगता है करना चाहिए, मुझे यह किए बिना चैन नहीं पड़ता, मुझे करके शांति मिलती है। मैं अपने मन की शांति, अपने सपने पूरे करने आया हूं। आप यहां अपने मन की शांति के लिए, अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए, अपने किसी पर्पज से आए हो, और वो पर्पज आपका बाकी लोगों की मदद से हल होता है, तो उन लोगों को बोलो कि हमारा ये पर्पज है। ये मत कहो कि हम निस्वार्थ काम कर रहे हैं। मैं नहीं हूं निस्वार्थ, मैं अपने बच्चे को बेहतर समाज देना चाहता हूं, मेरा अपना बच्चे को अच्छा समाज मिले, मेरा स्वार्थ है। मैं चाहता हूं कि मैं इस तरह का सपना जो देखा किसी ने उसको पूरा करूं, क्योंकि मैं चाहता हूं। ये आप भी चाहते हो तो आइए, तो ये आपका भी सिरदर्दी है, मेरी भी सिरदर्दी है कि नहीं? तो ये मैं अपना काम सोच करके इसे कर रहा हूं।
आप लोग अपना काम सोचकर जब करेंगे तो आप जुड़ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब जुड़ने वाली उस प्रक्रिया में वो एजुकेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है, तो उसको हमने इस तरह से लिया है कि भाई जिसका बच्चा वहां पढ़ेगा उसको भी पूरी ट्रेनिंग करनी कंपलसरी है, मम्मी को भी पापा को भी, और जो वहां काम करेगा अंदर उसको भी कंपलसरी है। कारण क्या है, मान लीजिए हमने शिष्य कुल खोल लिया और खोल के शिष्य कुल में बैठ गए, वहां प्रवचन चालू हो गए। अब तो वहीं भैया 14,000 बच्चे 15,000 बच्चे संभालना कोई छोटा मोटा काम थोड़ी ना है। सोचो वहां से निकलना तो नामुमकिन हो जाएगा। लेकिन इन 14,000 बच्चों के कितने पेरेंट्स है बाहर? 28,000। इनको लगाएंगे ना फिर गांव पे कि तुम्हारे बच्चों को हम संभाल रहे हैं, गांव को तुम संभालो, कि नहीं? भाई एक गांव से 2 बच्चे लिए हैं तो कितने जने हो गए? 4 तो पक्के हो गए अपने। ये 4 लोगों को बोलना है कि तुमको डेली एक घर तैयार करना है खाली। तो डेली कितने घर तैयार हो रहे हैं? 4 घर। एक ही घर तैयार करना ना, बस एक घर के लिए तो 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा इतना ही चाहिए ना। खाली खाली टाइम मिलते ही पड़ोसी के पहुंच जाओ। अब घर से तो निकाल नहीं सकता पड़ोसी है। बात करिए, वो नाराज हो जाए तो उठ के चले जाओ, दूसरे को देखो, अगला भी नाराज हो जाए। ऐसा नहीं हो सकता पूरे गांव में आपकी बात कोई भी नहीं समझेगा। अब तो जनता सरकार मोर्चा की बात घर घर तक पहुंच गई है, अब तो आसानी से समझेगा। तो मान लीजिए आप पूरे गांव को समझाने चलते हो, तो ये 4 आदमी 100 गांव के घर को 25 दिन में निपटा देंगे भैया। और गांव में 500 घर हैं तो 5 महीने में निपटा देंगे। 1000 घर हैं तो 1 साल में। ये 4 ही आदमी खाली बहुत है अपने को। 1 साल में पूरे गांव के हर घर तक शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति, खेती वाली ये बातें ऐसे चालू हो जाएंगी। अभी अपने एक साथी बोल रहे थे, आप ही बोल रहे थे शायद, कि हम लोग अपने गांव में वो एलईडी लगा के, एलसीडी लगा के, और अपना, अब हम बोल नहीं सकते ऐसे जितना जैसे आप बोल रहे हो, तो हम लोग वो लगा, आप ही बोले थे ना, कौन थे वो? बोल रहे थे कि हम अपने गांव में एलसीडी लगा के करना चाहते हैं प्रचार की, भाई अपनी पेन ड्राइव दे दो, पेन ड्राइव में लगा दो, डेली का 1 घंटा अपना चलेगा अपना चौपाल में या मंदिर में। मैं कहा बढ़िया है, जिस जिसके पास है चालू कर दो। बात पहुंचनी जरूरी है ना। आप नहीं बोल सकते तो जो बोल रहा है उनकी बात पहुंचा दो, क्या दिक्कत है? बात पहुंचनी बहुत जरूरी है। बस वो माने या ना माने कोई फर्क नहीं पड़ता, बीज डलना जरूरी है, इंपॉर्टेंट ये है। तो आप सोचो कि जिस जिस गांव से अपने विद्यालय में बच्चा पढ़ता होगा, अपने शिष्य कुल में, उस पूरे गांव को कवर करने में 1 साल से फालतू का समय लगेगा क्या? बस कितना मुश्किल काम है, कुछ भी नहीं। हम तो 14 साल लेके चले हुए अभी। सिर्फ वो शुरुआत के लोग ढूंढना वही सबसे बड़ा काम है, असल माल ढूंढना। शुरू में जो आएंगे ना, कोई राजनीतिक पार्टी वाला आएगा, कोई हद लेवल का स्वार्थी आएगा, कोई मंच माला माइक का चासड़ू आएगा, कोई अपने कुछ और काम करने आएगा, कोई दूसरे संगठनों से दुखी हो गए आएगा, कोई मतलब व्यक्ति से प्रभावित होके आएगा, कोई पता नहीं क्या सोच के आए, आई डोंट नो। पर समय के साथ जिसका सपना वही होगा जो हमारा है, वो रह जाएगा, बाकी के अपने रास्ते चले जाएंगे। उसमें कोई फालतू चक्कर पड़ने की जरूरत नहीं है। अब बोले कि संस्थान खड़ा होने में कितना समय लगेगा? कितना समय लगेगा भाई 14,000 लोगों के लिए स्कूल खुलने में? कितना समय? ज्यादा से ज्यादा 1 साल। वो भी 1 साल भी फिनिशिंग में ही लगेगा, प्लानिंग में और फिनिशिंग में। बिल्डिंग खड़ा होने में तो एक कमरे में कितना समय लगता है? एक कमरे में 1 हफ्ता लगता है ना, है? ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ता एक कमरे पे लगता है। और एक कमरे पे कितने मजदूर लगते हैं? 1 मिस्त्री और 2 मजदूर एक कमरे पे लगते हैं और 1 हफ्ता लगता है। अपने पास तो 28,000 हैं, 1 हफ्ता नहीं दे सकते वो अपन। भाई हमें कौन सा एक के ऊपर एक बनाना है, हमको तो पैरेलल ऐसे बनाना है ना। एक उधर बन रहा है, वो 2 4 आध उधर बना रहे हैं, 4 उधर 4 उधर 4 उधर। अब महीने भर में खड़ा हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कैसे हुआ।
कुछ नहीं लगता, कुछ भी नहीं लगता। आदमी तैयार हो करने वाले, भीड़ नहीं कर सकती। समझे हुए लोग तो काम ऐसे निपटाते हैं पता भी नहीं चलता। अभी हम ये आयोजन कर रहे हैं जितना, ये सारे के सारे लोग, मैं यहां से चला गया, मैं तो कह के नहीं गया किसने सेशन लेना है किसने करना है। आप लोग दुखी हुए क्या? आपको लगा कि यहां बैठा हुआ आदमी खामखाई की बकवास जान रहा है? नहीं ना। तो हमको मालूम है, जो समझ गया है वो अपनी समझ को बता रहा है कि भाई मैं इतना समझा, मैं ऐसे बता सकता हूं, देवेंद्र भाई ऐसे बता सकते, जो जैसे बता सकता है बता रहे। और आप भी, ऐसा नहीं होता है कि देवेंद्र ने एक दिन में बोलना सीख लिया होगा, ऐसा नहीं है। आप भी आज बोलना चालू करेंगे ना, और कुछ नहीं करो, कागज पे लिख लो कि मैं ये बोलना चाहता हूं, ये वाली बात बढ़िया है। किसी और को मत बोलो, शीशे में बोलकर देखो, एक एक करके लाइन बोलकर देखो। सिर्फ, ज्यादा नहीं कहता मैं, 5 या 7 बार आप शीशे को अपना भाषण सुना दो। अगली बार देखो, गली में बैठोगे तो गली वाले कहेंगे अरे वकील हो क्या तुमको ये सारा कुछ कैसे पता है? पता क्या है, सारी डॉट आपस में मिल रही हैं, सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। बस दिमाग के वो, मतलब वो जो दूसरे चक्षु हैं वो खोलने हैं खाली, जो बंद कर रखे हैं उन लोगों ने। और वो खुलने का मतलब उनका रास्ता एक ही है, समझ। आप मानो वहां काम करने वाला बच्चा कोई भी हो, कोई भी व्यक्ति वहां काम करता हो, कौन काम करेगा कौन नहीं करेगा, कौन सहयोग करेगा हमारा, ये तो हम तय करेंगे। लेकिन उसके बच्चे को समाज में स्थापित करने की गारंटी अगर हमारी हो, जीवन भर आखिरी सांस तक उसके रहने की, उसके मकान की, उसके परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर इंस्टीट्यूशन की हो, संस्थान की हो, हमारी मतलब संस्थान की हो, सब कुछ अगर संस्थान कर रहा हो उनके लिए, तो कौन कौन करना चाहेगा वहां काम? हर कोई करना चाहेगा, क्योंकि गारंटी किस किस चीज की मिल रही है? आपके जीवन भर की भी, और आपके बच्चे को समाज में स्थापित करने की भी। और आपका बच्चा भी बड़ा होकर उसी संस्थान में काम करना चाहता है तो उसकी भी जीवन भर की, फिर उसके बच्चों की भी। कौन नहीं करना चाहेगा ऐसे ऐसे संस्थान में काम? अरे टक्कर बजेगी, वैसे ही बेरोजगारों की फौज है, लेकिन इतनी खूबसूरत ऑफर तो कहीं भी नहीं मिलती। और सबसे कमाल की बात, संस्थान में काम अपनी मर्जी का करना, वेतन समान है। ठीक, या तो हमको चौकीदार का बढ़ाना पड़ेगा या फिर प्रिंसिपल का घटाना पड़ेगा, लेकिन बराबर होगा, सम्मान बराबर होगा। मर्जी अपनी होगी कि आपको क्या काम करना है, चूज आपको करना है, तरीका इस तरीके का रखना है। क्योंकि हमें वही समाज बनाना है कि जब आप एक परिवार रूप में निकलने चलो, तो उस परिवार में एक आध बार कोई निकम्मा भी हो जाता है, उसको भी खिलाना पड़ता है बिठा के, भैया क्या दिक्कत है? इसमें कोई हो ऐसी बात थोड़ी ना है कि उसको थोड़ी बेदखल कर देंगे, निकल यहां से। हाँ, समाज के लिए घातक कोई काम कर रहा है उसको बर्दाश्त करना ठीक नहीं, अदरवाइज नहीं कर रहा है कुछ भी तो कोई बात नहीं। तो इसलिए कुछ नहीं भी करते हो तो भी मोर्चे में शामिल हो खाली आ जाओगे तो भी शामिल हो, लेकिन आपका उतना ही अधिकार होगा जितना आपने काम किया है, वो वही होगा जहां आपने काम किया है।